हमारा अगला विषय है संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित रचना। इसके हम सीधे प्रश्न करेंगे। संध्या के बाद का पहला प्रश्न देखिए, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह हमें कविता के आधार पर लिखना है। संध्या के समय सूर्य का प्रकाश लाल आभा के लिए हो जाता है, पीपल के पत्ते ताम्र वर्ण के हो जाते हैं, ये पेड़ से गिरते ऐसे लगते हैं मानो सुनहरी आभा लिए झरने विभिन्न धारा में बह रहे हैं। सूर्य रूपी खंबा पृथ्वी पर धरती में जाता हुआ लगता है, क्षितिज में सूरज गायब हो जाता है, गंगा का जल चितकबरा लगने लगता है। जो ये रचना पंत जी ने नदी के तट का वर्णन जो किया है, सुमित्रा नंदन पंत ने जो लिखे, उसे अपने शब्दों में नदी के तट का वर्णन करना है। नदी के तट पर ध्यान में मगन वृद्ध औरतें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो शिकार करने के लिए नदी किनारे खड़े बुगले हों। पंत जी ने कविता में बूढ़ी औरतों की बहुत सुंदर उपमा दी है, उनके दुख को भी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। नदी की जो धीमी धारा है, मंथर धारा है, वो औरतों के मन में बहने वाले दुख के समान बताया गया। इस तरह से वृद्ध औरतें और बुगले दोनों ही नदी के किनारे में मिलते हैं। उनके सफेद रंग के कारण कवि ने बहुत सुंदर उपमा देकर दोनों को एक कर दिया है। शाम होते ही कौन कौन घर की ओर लौट पड़ते हैं। शाम होते ही कृषक, उनकी गायें तथा पक्षी घर की ओर लौट पड़ते हैं। संध्या के दृश्य में किस किसने अपने स्वर भर दिए। संध्या के दृश्य में मंदिर में बजने वाले शंख घंटों ने, पक्षियों की द्वारा की जाने वाली चहचहाट ने अपने स्वर भर दिए। अब जो बस्ती में छोटा कि गांव के अवसादी किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। जो बस्ती में व्यापार हो रहा है, उसमें बस्ती में विद्यमान छोटे से गांव के अवसाद को इन माध्यमों से अभिव्यक्त किया गया है। घरों में घर के अंदर प्रकाश करने के लिए तेल की ढिबरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश बहुत कम देती है, मगर इससे धुआं बहुत ही अधिक होता है। लोगों के मन का अवसाद उसकी आंखों में जालों के रूप में विद्यमान रहता है। उनके दिल का क्रंदन तथा मूक निराशा दिए की लो के साथ कांपती है। गांव का बनिया ग्राहकों का इंतजार करके ऊँग जाता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में आपको बताना है। लाला यह सोचता है कि उसे दुख, गरीबी और उत्पीड़न को झेलना पड़ रहा है, उसे सुख क्यों नहीं प्राप्त है। यह उस अपने नाते रिश्तेदारों के साफ सुथरा घर क्यों नहीं दे पाता। वह शहर में रहने वाले बनियों के समान क्यों नहीं पाता। वह उनके जैसा महाजन क्यों नहीं बन पाता। उसकी तरक्की के साधन किसके द्वारा रोके गए। वह सोचता है कुछ लोग ऐसा नहीं हो सकता कि वह भी उन्नति कर ले और शहरों जैसा व्यापार उसका भी चलने लग जाए। ये दुविधाएं उसके मन में उठ रही हैं। सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह से व्यक्त हुई है। सामाजिक समानता की छवि कल्पना इस प्रकार अभिव्यक्त हुई है। कर्म तथा गुण के समान ही सकल आय का व्यय का वितरण होना चाहिए और सामूहिक जीवन का निर्माण किया जाए। सब मिलकर नए संसार का निर्माण करें। सब मिलकर सभी की प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करें। समाज को धन का उत्तराधिकारी बनाया जाए। सभी व्याप्त अस्त्र, भोजन तथा आवास के अधिकारी हों। श्रम सब में समान रूप से बटे। प्रश्न 8 को देखिए। इसमें कर्म और गुण के समान हो, इसमें कवि ने क्या कह रहा है। इस पंक्ति में कवि ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है जहाँ का वितरण मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को उसके गुणों और कार्य करने की क्षमता के आधार पर कार्य मिलेगा। इससे आय का सही प्रकार से बंटवारा हो सकेगा। ये समाजवाद के गुण हैं।
जिसमें किसी एक वर्ग का आय व्यय पर अधिकार नहीं होता है, सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। अब देखेंगे इनमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट कैसे करना है आपको। काव्य सौंदर्य स्पष्ट में मैंने आपको समझाया था कि दो पार्ट करने को, आपको भाव पक्ष और शिल्प सौंदर्य वाला पक्ष। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर और मार्मिक रूप से प्रकृति का चित्रण किया है। कवि कहता है, जिस तरह तट पर बुगले शिकार प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से मंथर धारा में खड़े रहते हैं, ऐसे ही गांव की वृद्ध बूढ़ी औरतें ध्यान करने हेतु नदी के किनारे पर खड़ी हैं। उनके हृदय में दुख की मंथन धारा बह रही है। इस काव्यांश की प्रत्येक पंक्ति में काव्य सौंदर्य अद्भुत जान पड़ता है। पहली पंक्ति में बोलो सी वृद्धा में उपमा अलंकार है। कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात को बहुत ही सुंदर रूप से चित्रित किया। अब इसका जो ये है, आप यहाँ पर आप ये शिल्प सौंदर्य है और उससे ऊपर आपका भाव सौंदर्य है। अगले उसमें आप देखेंगे कि इसमें आशा स्पष्ट करने हैं आपको। गए 3 पार्ट आपको दिए गए हैं, 4, 5, 6। हम सबको 1 बाय 1 करेंगे। देखिए कै में आप क्या करेंगे। पीपल के सूखे पत्ते ऐसे लग रहे हैं मानो तांबे धातु से बने हों। वह पेड़ से गिरते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो सैकड़ों मुंह वाले इन झरनों के सुनहरे रंग की धाराएं गिर रही हों। ख़ै में करेंगे, मंदिर के शिखर पर लगा कलश सूर्य की रोशनी के प्रभाव से दीपक की जलती लौ के समान लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संध्या आरती में वह लोगों के समान आरती कर रहा है। गै पाठ में करेंगे, आकाश में व्याप्त खग नामक पक्षी पंक्ति में उड़ रहे हैं। उनकी गुंजार शांत आकाश को गुंजार से भर देती है। मनुष्य गै में करेंगे आप, मनुष्य के मन में व्याप्त दुख तथा कष्ट उसकी आंखों में यादों के रूप में उभर आते हैं। डै में देखिए, घरों में विद्यमान दीपक जल उठे हैं। इस अंधकार में उसकी रोशनी अवश्य कमजोर है। उस कमजोर ज्योति में लगता है तो गोपों के मन को एक आशा देती हो, गांव वालों के मन को एक आशा देती हो। 6 वाले में करेंगे आप कि गांव के लोगों के पास आय का साधन विद्यमान नहीं है, अतः उसके जीवन में बहुत दुख विद्यमान है। ऐसा लगता है मानो यह भाव उसकी कहानी बनकर रह जाएंगे। उसमें नेक्स्ट में देखिए, दोष से युक्त सामाजिक व्यवस्था ही मनुष्य के दुख का कारण है। धन के असमान बंटवारे के कारण ही समाज में अंतर व्याप्त है। यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।